हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें क्या आज का सेशन हम। ओके नाउ आज का सेशन है हमारा दोस्तों डेटा रिसोर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया है, राइट, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटाबेस। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ओके ना, अब आप सोचोगे सर इसमें क्या पढ़ना है अपने को, तो इसमें दोस्तों अपने को ना बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ओके ना, अब इसमें बहुत सारी चीजों में अपन क्या क्या पढ़ते हैं। ओके नो, अब सिंपल सा आगे समझ लो कि अपन इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है नो, इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले डेटाबेस से रिलेटेड। नाउ सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज डेटाबेस पढ़ेंगे। ओके देन इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। ओके देन इसके बाद डेटा मॉडल्स पढ़ना है, डेटा डेटा से ही रिलेटेड है। ओके देन इसके बाद डेटा वेयरहाउस पढ़ना है। ठीक है ना, इसके बाद डेटा माइनिंग पढ़ना है। इतनी सारी चीजें पढ़नी है। तो बोले सर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ, हाँ जी बेटा, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स अपन एक साथ पढ़ेंगे, लिंक्ड कॉन्सेप्ट है। ओके एक साथ नहीं पढ़ना, बट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके अपने को पढ़ना है ये चीजें ना। मैं सबसे पहले अपने डायग्राम पे जाता हूँ, जहां से हमने बात खत्म की थी वहीं से डायग्राम अपना स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है ओके एंड ये डायग्राम हमारे पास आता है पीपीटी के थ्रू। यस ओके कोई बात नहीं ना, सी यस ना, आप देखिए ना, इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने आपको ये डायग्राम बताया था। नंबर वन, देयर हैज टू बी अ यूजर। ओके सो यूजर हमारी कौन है? आलिया भट्ट है। ओके यस बड़े ध्यान से बेटा आपको कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है, चेहरा नहीं देखना। ओके नाउ आलिया को क्या एक्सेस करना है? डेटा एक्सेस करना है, ये बताया था। तो उसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। देन उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड देन इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड देन उसको क्या एक्सेस कर सकती है? वो डेटा एक्सेस कर सकती है ना। अब आप बोलोगे सर ये डेटा बेस में इतनी सारी चीजें कवर हो गई। हाँ जी, पहले तो हमने सिर्फ डेटा बोला था कि सिर्फ डेटा है, बट नाउ डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके क्या है? पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स है। तो अनलेस वी अंडरस्टैंड बिट्स, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल क्या होता है, वी वोंट अंडरस्टैंड डेटाबेस। ओके तो अपना ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है, दैट इज ये रोम पे रहता है, रिवाइज करते चलना। और ये कहाँ पे रहता है दोस्तों? जल्दी बोलो फाइट से, हार्ड डिस्क में रहता है। तो ये भी और पूरा डेटा बेस भी हार्ड डिस्क में रहता है। ओके नाउ अपन ने ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, इसको भी समझ लिया। ठीक है तो सभी चीजें समझ ली, सिर्फ अपना समझना क्या रह गया दोस्तों? डेटाबेस ना। बात ये आती है डेटाबेस रहता कहाँ पे है, तो ध्यान से समझ लेना बेटा, ये डेटाबेस कहाँ पे रहता है? हार्ड डिस्क में रहता है। तो मदरबोर्ड भी आपको दिमाग में होगा और मदरबोर्ड का हार्ड डिस्क भी दिमाग में होगा। मतलब अब हम आपको इतनी गहराई में ले गए, मतलब मैं अब आपको कंप्यूटर नहीं बता रहा, कंप्यूटर का कैबिनेट नहीं बता रहा, कैबिनेट के अंदर जो लगा हुआ मदरबोर्ड है वो भी आपको नहीं बता रहा। ओके नाउ मदरबोर्ड के अंदर, क्या बोला मैंने? मदरबोर्ड के अंदर जहां पे हमने हार्ड डिस्क कनेक्ट किया हुआ है, उस हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है, उस डेटा का डिस्कशन करने वाला हूं मैं। आ रहा है बात समझ में? यस यूजर जो है, यहां पे ध्यान से मेरी बात समझना, यूजर जो है दोस्तों उसको एबीसीडी समझता है। क्या समझता है? एबीसीडी 1 2 3 4 समझता है। बट कंप्यूटर को ना ही एबीसीडी समझता है, ना ही 1 2 3 4 समझता है, उसको सिर्फ 0 एंड 1 समझता है। दिस 0 एंड दिस 1 इज कॉल्ड एज बिट्स। दिस 0 एंड दिस 1 इज कॉल्ड एज व्हाट? बिट्स। तो जैसे हम न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू यूज करते, बस उसी तरीके से कंप्यूटर में अगर मुझे 1 लिखना है तो 1 लिखूंगा, 2 लिखना है तो 2 नहीं लिखते अपन, क्या लिखते हैं दोस्तों? 0। सबसे पहले 0 आएगा तो 0 को लिखने के लिए 0, 1 को लिखने के लिए 1। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स लिखो या बाइनरी लिखो, दोनों सेम है। बट जब बात आती है 2, ओके, तो
टू को लिखने के लिए बाइनरी के पास टू है नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 0 एंड 1 है। आ रहा है बात समझ में? तो वो टू को कैसे लिखेगा? टू को वो लिखता है 1 0 पर। अभी बोले सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। जैसे देखो न्यूमेरिकल्स में कितने नंबर होते हैं दोस्तों? 0 से लेके 9 तक का नंबर होता है। तो क्या सिर्फ हम 0 से लेके 9 तक ही लिखते हैं क्या? नहीं, उसके आगे लिखते हैं ना, बट उसके आगे कैसे लिखते हैं? 10, राइट? ये 10 कैसे आया? क्योंकि 0 का सीक्वेंस ले जाके 9 पे खत्म हो गया ना। अब हम 1 के सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे अगेन 0 to 9, तो वो आता है 11 to 19। अगेन खत्म हो जाता है तो 2 का सीक्वेंस लेके अपन 20 to 29 लिखते हैं, फिर 3 का सीक्वेंस लेके 39 तक लिखते हैं। इस तरीके से 99 तक आके खत्म हो जाता है। नो 99 आया तो अगेन क्या करते हैं? एक नया डिजिट बना देते हैं 100, राइट? तो अभी तक 2 डिजिट में था, अब 3 डिजिट आ गया। तो इसको मैं मान लेता हूं ये 099 था। तो जो ये 0 था, नाउ इट बिकम्स व्हाट? 1, ओके, एंड देन 0 0। अगेन वही स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी 101 102 103। इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सेम वे अपना बिट्स भी होता है, बट बिट्स कहां तक चलेगा? 2 से लेके 9 तक तो इसके पास है ही नहीं, सिर्फ 0 एंड 1। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस जो आप न्यूमेरिकल्स में करते हो वही आप बाइनरी नंबर पे भी करोगे, बट सिर्फ आपका बेस यहां पे कितना होगा दोस्तों? 2 का बेस होगा। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे आप कैसे लिखोगे? 0 लिख दिया, 0 0 0 1, देन 1 के बाद 2 आएगा नहीं, ओके, तो 1। अब यहां पे जैसे न्यूमेरिकल्स में 9 था वैसे ही यहां पे 1 है, तो 9 के बाद क्या आता है? 10। तो यहां पे 1 के बाद क्या जाएगा? 1 0। तो आप यहां पे 1 को उसके इक्विवेलेंटली आप 9 समझ ले। आ रहा है बात समझ? तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 आ जाएगा, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1। तो जैसे वहां पे 99 था, यहां पे 1 1 आ गया, ओके, देन 4 है तो अगेन यहां पे 100 आ जाएगा, राइट? यस। तो चलो आज इसको आगे समझते हो। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? बिट्स। तो अब न्यूमेरिकल्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो चलिए आइए देखते हैं ये एक्चुअल में कैसे होता है, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। तो एक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट करके समझते चलते। तो डेटाबेस में सबसे पहला काम अपने को समझना है ये बिट्स क्या होता है, ओके? तो मैंने बताया साहब 0, यस, ये 0 है एंड ये 1 है, ओके? तो ये क्या हो गया दोस्तों? बिट्स हो गया, ओके? ना बाइट्स क्या होता है दोस्तों? कई सारे बिट्स को मिला के जो चीजें बनती है दैट इज बाइट्स बनती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे बोला, ध्यान से समझना। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यहां पे न्यूमेरिकल्स में जो डिजिट है हमारे पास वो कितनी डिजिट है? टोटल 10 डिजिट है या नहीं है? बिल्कुल 10 डिजिट है। 10 डिजिट कैसे होगी? 0 से लेके 9 तक, है ना? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हो गया? एक 1 से लेके 9 तक तो 9 है ही है, प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट? 10। तो एक नया मैथमेटिक्स फॉर्मूला है 0 + 9 इज इक्वल टू व्हाट? 10। ये कैसा एडिशन है सर? आपने तो कभी 0 + 9 हमने जो पढ़ा है वो 9 आता था बेटा। जो आपने पढ़ा है वो ये जो 9 है ना, ध्यान से समझना, 9 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? 9th वैल्यू। ये 9 वैल्यू है लोकेटेड एट, ध्यान से, 10th नंबर। समझ में आया क्या? तो ये 9 जो है वो 10वां नंबर है जिसकी वैल्यू 9 है। तो 0 इज अ फर्स्ट नंबर, 1 इज अ सेकेंड नंबर, 2 is a third number, 3 is a fourth number, 4 is a 5 number, 6 is a 6th number, 7 is a 8th number, 8 is a 9th number and 9 is the 10th number। आया बात समझ में? यस। तो 0 is a number and 1 to 9 there is total 9 numbers, so total number is 10। यहां तक समझ में आया? यस, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही काम जब मैं बाइनरी में करता हूं, कहां पे करता हूं दोस्तों? बाइनरी में, ओके? तो अब मेरे पास यहां पे जो बेस है वो 0 and 1 का है, राइट? 0 and 1 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। बट कंप्यूटर में अगर आपने 2 लिखा है तो क्या कंप्यूटर में दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? यस। तो कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको 2 ही दिखता है, बट डेटाबेस में इसे जो लिखा जाता है दैट इज 1 0 लिखा जाता है। तो डेटाबेस मतलब बैक एंड प्रोसेस पे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा रखा हुआ है, तो जो कंप्यूटर रीड कर रहा है उसे 1 0 रीड कर रहा है, और इस 1 0 को जो यूजर है वो एज अ 2 रीड कर रहा है। अब ये देखो
इस 2 को क्या करना पड़ेगा, इस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो अब ये 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस में जैसे न्यूमेरिकल्स में प्रोसेस होता है वैसे ही बाइनरी में प्रोसेस होगी। फर्क इतना है कि यहां पे जो प्रोसेस है 10 का बेस लेके होता है और यहां पे वही प्रोसेस सिर्फ 2 के बेस पे होगा, दैट इज 0 एंड 1। यहां तक क्लियर हूं? यस। अब ध्यान से समझना ना, अब मैंने सबसे पहले लिखा 0। ओके, जैसे यहां पे आप 0 0 लिखते हो न्यूमेरिकल्स में, 0 1 लिखते हो, 0 2 लिखते हो, 0 3 लिखते हो, अप टू 0 9 लिख रहे, उसी तरीके से मैं यहां पे 0 लिख दिया, 0 1 लिख दिया। ओके ना, अब क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही समझना जैसे यहां पे आप समझ रहे हो। तो 9 तक तो ये 0 0 पे आ गया पूरा। ओके, ये 0 0 पे आ गया, बट ये 0 का बेस जो है वो 9 पे आगे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 9 से अब ऊपर नया बेस कुछ भी नहीं है। तो अब अगर मुझे आगे की वैल्यू लिखनी है तो मुझे नंबर जो है, नया नंबर नहीं लाना है, मुझे क्या करना है, इसी को यूज करना है। तो अब मैंने कैसे यूज कर लिया, ये जो 0 का बेस यहाँ पे खत्म हो गया, तो 0 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, तो ये हमने 1 ले लिया। एंड अगेन वी फॉलो द सीक्वेंस फ्रॉम 0 to 9, दैट इज 1 0 1 1 अप टू 1 9। आ रहा है बात समझ में? तो अब यहां पे बिल्कुल वही चीज हो रही है। तो 1 0 का बेस यहां पे आगे खत्म हो गया। नाउ वी आर टेकिंग द 1 का बेस एंड 1 के बेस पे 0 एंड 1 के बेस पे 1 आ गया। यहां तक क्लियर? यस। अब ये बिल्कुल चलते चलते 2 9 होगा, 3 9 होगा, 4 9 होगा, अप टू 9 9 होगा। क्या 9 9 पे आके, मतलब दोनों प्लेस पे 9 आ गया, मतलब 9 के आगे अब कुछ हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नया बेस एंड अगेन 0 0 बोलिए, यस और नो? यस। बट यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 है नहीं, तो 1 के बाद खत्म हो जाता है। अगेन वही चीज यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। आ रहा है बात समझ में? थर्ड प्लेस आ गया। तो सेम वे यहाँ पे 0 0 0 0 0 हर जगह 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूं, 1 0 0 के बाद 1 0 1, 1 के बेस पे 0 के बेस का 1 आ गया, तो 0 के बेस का 1 खत्म हो गया, तो आ जाएगा 1 के बेस के 1 का बेस का 0, अगेन 1 के बेस के 1 के बेस का 1। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा बिल्कुल 100 199 299 399, ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा दोस्तों, ये 999। बिल्कुल ये 999 के बाद अब कोई नया डिजिट नहीं आएगा, तो आपको एक अगेन 1000 करना पड़ेगा। अगेन 1 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो अगेन यहाँ पे 1000 करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर? अगेन ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हूं? यस। अब 0 तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ना, अब क्या होएगा, ध्यान से समझना। अब ये 1 0 0, यहां पे भी 1 0, तो 1 0 0 1, तो 1 के बेस के 0 के बेस के 0 के बेस का 1 बराबर, यस। फिर 1 के बेस के 0 के बेस के 1 के बेस का 0, क्योंकि 0 का बेस यहाँ पे आके 1 पे खत्म हो गया, दैट इज 0 9 इक्विवेलेंट टू 0 1। तो 9 के बाद 10 आता है, तो यहाँ पे भी 1 के बाद क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, तो नाउ अब 10 आ गया, तो 1 के बेस के 0 के बेस के 1 के बेस का भी 0 था, 0 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। देन 1 के बेस, अब देखो ये 0 1 1 आ गया, तो 0 1 1 नाउ बिकम्स व्हाट, 1 0 0। आ गया बात समझ में? यस। तो इसका अब 1 0 0 के बेस पे चलेगा, तो 1 के बेस के 1 के बेस के 0 के बेस का 1, 1 के बेस के 1 के बेस के 1 के बेस का 0, 1 के बेस के 1 के बेस के 1 के बेस का 1। तो टोटल कितने नंबर बन गए? अगर मैं 4 बिट्स यूज करता हूं, कितने बिट्स यूज कर रहा हूं दोस्तों, 1 2 3 4 बिट्स यूज कर रहा हूं, यस। तो टोटल मैंने कितने नंबर फॉर्म किए, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल अगर मैंने ध्यान से समझना दोस्तों, अगर मैंने एक बिट बनाया था, सिंगल बिट, तो मैंने कितना लाया था, नंबर 2, दैट इज 0 एंड 1। फिर मैंने उसके आगे 2 बिट्स बनाए, 2 बिट्स मतलब ये चल रहा है, ये दे, तो टोटल कितने हो गए 2 बिट्स में, 4, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1, आगे खत्म हो गया। नाउ 3 बिट्स पे कहां तक चीजें चली दोस्तों, यहां तक, ये 1 1 1। आ रहा बात समझ में? यस। तो ये 1 1 1 कहां तक आ गया दोस्तों, 7। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0 था, तो 0 + 7 कितना हो गया, 8। तो 3 बिट्स पे कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। ओके, एंड नाउ जब मैं 4 बिट्स पे आया, ये 4 बिट्स आया पूरा, यहां से लेके यहां तक, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 15। तो 1 से लेके 15 प्लस एक और 0 था वहां पे, तो 15 + 0 = व्हाट, 16।
तो 4 बिट्स इज इक्वल टू कितने नंबर 60। तो मतलब क्या हो गया कि अगर आपको 2 का बेस चाहिए, दैट इज बाइनरी चाहिए, एंड इफ देयर इज अ, ध्यान से समझना, 0 बिट, मैंने क्या बोला 0, तो आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा x डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, एंड ये x डिग्री इज इक्वल टू 1 क्या होता है दोस्तों, दैट इज 1 इज इटसेल्फ, 1 इन इटसेल्फ इज व्हाट कॉल्ड एज 0। आ रहा है बात समझ? तो ये जो 0 इज अ नंबर है, 0 इज अ फर्स्ट नंबर हुज वैल्यू इज 0, हुज वैल्यू इज 0। आया बात समझ? तो x डिग्री इज इक्वल टू 1 क्या होता था, दिस 1 इज नथिंग बट व्हाट, 0 नंबर। आ रहा है बात समझ? ये फर्स्ट नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 0। तो x रेज टू द पावर 0 अगर करोगे तो एटलीस्ट एक 0 आएगा, एंड दैट 0 इज इटसेल्फ अ फर्स्ट नंबर। तो एटलीस्ट x डिग्री का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सिर्फ एक नंबर आता है, और वो एक नंबर क्या है, वो कौन सी वैल्यू है, 0 वैल्यू है। ओके ना, अब मैंने अगर एक बिट्स बनाया तो सिंगल बिट्स पे लाया, तो इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू 2, 2 का मतलब क्या आ गया, 0 एंड 1 आ गया। 2 के बेस पे अगर मैं 2 का बेस बनाता हूं तो देखो अगेन आता है 4 दोस्तों, दैट इज 0 1 देन 1 0 देन 1 1 आ गया, देन 2 रेज टू 3 करूंगा तो 8 आएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज 0 0 0 0 0 1 देन 0 1 0 0 1 1, ओके, एंड 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये टोटल आ गया 7 नंबर प्लस 0, दैट इज टोटल 8 नंबर, एंड 2 रेज टू 4 किया तो कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? यस। तो इस तरीके से आप जितना बिट्स चाहो उतना बिट्स आप बना सकते हो। मेरी बात अब ध्यान से सुनना ना, 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 15 होता है। दिख रहा है क्या यहाँ पे, 1 1 1 1 का मतलब 15 होता है। बट अगर मैं इस 1 को अलग लिखूं, फिर 1 को अलग लिखूं, फिर 1 को अलग लिखूं, फिर 1 को अलग लिखूं, जैसे ये यहाँ पे भी है, ये रहा 1, आ रहा है बात समझ में? तो ये जो 1 है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो 1 की वैल्यू 1 है, बट अगर 4 1 को हम साथ में लिख दे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1111, ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर बाइनरी पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो 15 हो जाएगा। बट अगर इसी 1 को अलग अलग लिखूं तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 4 आएगी, राइट। तो अगर मैं, ध्यान से सुना, मैं कई सारे बिट्स को एक साथ लिखता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 15, और अगर मैं वैल्यू को अलग अलग लिख रहा हूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, 4। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बिट्स, ये क्या है, 4 बिट्स है। तो 4 बिट्स मैं नहीं बोलूंगा, एक एक बिट्स, तो सिंगल बिट्स, सिंगल बिट्स, सिंगल बिट्स, सिंगल बिट्स, एंड ये सिंगल बिट्स हो गया। बट इसको आप सिंगल सिंगल नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, 4 बिट्स, ये 4 बिट्स का हो गया ना। 4 बिट्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाइट। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट भी होता है, 8 बिट्स इज इक्वल टू भी 1 बाइट होता है। दैट इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग। तो अगर आप BCD कोड यूज करते हो, आपको समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूं, यहाँ पर BCD कोड यूज करते हो तो वहां पे 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 बिट होता है, ओके। ASCII कोड आप यूज करते हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो वहां पे 7 बिट्स का एक बाइट हो, 7 बिट्स का एक जो है दैट इज बाइट होता है। एंड अगर आप यूज करते हो दैट इज ASCII कोड हो गया, एंड देन एक यूनिवर्सल कोड आता है। यूनिवर्सल कोड अगर आप 16 बिट्स का यूज करते हो, ओके, तो वहां पे जो है दैट इज 16 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो जिस तरीके से यूनिकोड उसको बोलते हैं, तो जिस तरीके से आप चीजों को यूज करते जाओगे, जैसे जैसे आप लैंग्वेज यूज करोगे, वैसे वैसे बिट्स एंड बाइट अपने आप चेंज होते जाएंगे। तो ये आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको क्यों बताया, नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बोला कि आप अगर सपोज श्याम लिखते हो, ध्यान से समझना, तो आप श्याम लिखते हो तो कंप्यूटर इसे श्याम नहीं अंडरस्टैंड करता, इसे क्या अंडरस्टैंड करता है दोस्तों, ये। मैंने आपको ये बोला साहब, अगर सपोज आपको 532 लिखना है, कितना लिखना है, 532 लिखना है, ओके, एंड ये 4 बिट्स का सिस्टम है। कितने बिट्स का सिस्टम है, 4 बिट्स का सिस्टम है। तो आपको इसके लिखने का तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 1 0 1, ओके, 0 1 1 0 1 0, दिस वुड बी योर इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। क्यों,
ये यहाँ पे आ जाएगा एंड ये दिस, तो दिस वुड बी द बाइनरी कोड। ये 4 बिट्स में मैं इस नंबर को रीड कर रहा हूँ, सिंगल बिट्स में नहीं यूज कर रहा, मैं 4 बिट्स में यूज कर रहा हूँ। 4 बिट्स में इसका मतलब ये हो जाएगा, आ रहा है बात समझ में? यस, तो 3 नंबर बने। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 5 को क्या लिखा हुआ है 0101, और अगर आप देखो ये रहा 5 0101 दिख रहा है, फिर था 3 तो 0011, फिर था 2 0010, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने स्क्रीन में 532 लिखोगे तो कंप्यूटर के डेटाबेस में क्या जाएगा दोस्तों? बिट्स जाएगा। और ये बिट्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बाइट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बिट्स का बाइट है। 4 बिट्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाइट। अगेन 4 बिट्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाइट। अगेन 4 बिट्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाइट। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस, समझ में आया? ये तो रहा न्यूमेरिकल। नाउ अब सोचो, ये जो आपने लिखा, ओके, ये डेसिमल कोड में आपने लिखा। किसमें लिखा? डेसिमल कोड में, मतलब जहां पे 10 का बेस बनता है। ओके, नाउ अब आप सबसे सपोज आप हेक्साडेसिमल यूज करते हो। हेक्साडेसिमल मतलब जहां पे 16 का बेस होता है। कितने का बेस होता है? 16 का बेस होता है। अब 16 का बेस कैसे बनेगा? 16 का बेस मतलब पूरे 16 जो नंबर आप यूज करने वाले हो वो सारे नंबर यूनिक हैं, रिपीटेटिव नहीं है। अभी डेसिमल के केस में क्या हुआ था कि आपका नाइन्थ नंबर के बाद, नाइन्थ वैल्यू के बाद रिपीट हो गया था, दैट इज 10, नया बेस वहां पे नहीं आया। तो टोटल वहां पे बेस कितने का था? 10 का था। ओके ना, अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितने का हो गया दोस्तों? 10 का बेस। बट अगर आप यहाँ पे अब 10 लिख दोगे तो वो 16 का बेस नहीं माना जाएगा, बिकॉज 10 इज अ रिपीटेटिव नंबर। तो मैंने यहां पे लिख दिया A B C D E F। क्लियर? यस। तो अब यहां पे मैंने लिख दिया 16 का बेस बना क्या? तो ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 एंड 16। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे अगर मुझे ये 16 लिखना है तो मैंने बताया कम से कम मुझे कितने बिट्स चाहिए? 4 बिट्स चाहिए, क्योंकि 4 बिट्स ही 16 नंबर ला सकता है। 3 बिट्स जो है वो 8 नंबर लाता है, राइट? अभी अभी मैंने बताया था, ये रहा। मिनिमम 16 चाहिए तो आपको 4 बिट्स में डिजिट चाहिए होगा। तो अब आपने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखना बेटा, ये 0 0 0 यहाँ तक आपने लिख दिया। ये क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे? दैट इज 0 1 0 0 1, दिस इज 9। तो ये सेवेंथ ये जो वैल्यू है ये 8th नंबर पे है। तो 8th नंबर पे आके कितना हो गया दोस्तों? ये 0 1 1 हो गया, तो 0 1 1 1 हो गया। एंड ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 एंड ये हो जाएगा दोस्तों 1 0 0 1 हो जाएगा। आप चाहो तो मैं एक बार फिर से दिखा सकता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 1, देन 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। तो ये 9 तक आ गया ना। अब इसके आगे जाना होता तो 10 लिखना पड़ता था, तो बट अब ए आगे जाना तो क्या कर सकते हैं? 1 0 1 0, और बी का मतलब क्या हो जाएगा? 1 0 1 1, सी का मतलब हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 1, देन 1 1 1 0 1 1 1 1। मतलब अगर 4 बिट्स आप यूज कर रहे हो, बीसीडी यूज कर रहे हो, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 हो जाएगा। सी का मतलब 1 1 0 0 हो जाएगा। डी का मतलब 1 1 0 1 हो जाएगा। ई का मतलब 1 1 1 0। एफ का मतलब 1 1 1 1। इस तरीके से बहुत सारे कोड आते हैं, जो जी को भी एच को। तो अगर आप इसको 32 बिट्स का कर दोगे, कितने बिट्स का कर दोगे? 30। अभी तो 4 बिट्स का चल रहा है ना। अब आप इसको अगर 5 बिट्स का कर दोगे, कितने का कर दोगे? 5 बिट्स। तो आप कहां तक पहुंच जाओगे दोस्तों? 2 raised to 5 इज इक्वल टू व्हाट? 32। तो आप अब 32 नंबर तक लिख सकते हो। आ रहा है बात समझ? एक और बिट्स बढ़ाया तो कहां तक पहुंच जाओगे बेटा? 64। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से आपके पेन ड्राइव भी आता है। अगर आप देखो, पहले 1 GB आया, देन 2 GB आया, देन 4 GB आया, देन 8 GB आया, देन 16 GB, देन 32 GB, देन 64 GB। मतलब एक बिट्स बढ़ेगा तो ये कहां तक पहुंच जाएगा दोस्तों? 64 तक पहुंच जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये एफ को मैं क्या मान लेता हूँ? ये 15 था, इक्विवेलेंट टू 15 था, राइट? जी क्या हो जाएगा? 16 17, और ये कहां तक जाएगा दोस्तों? ऐसे 32 तक जाएगा। और आप देखो तो आप पाओगे ये बिल्कुल 32 तक जा रहा है। मतलब अब ये 5 डिजिट में हो जाएगा। 1 0 0 0 0, देन आएगा 1 0 0 0 1 1 0 0 0
10010 10011 10100 10101 10110 10111 11000 11001 11010 11100 11101 11110 10111 11000 11001 11010 11111 11100 11101 11110 11111। इस तरीके से बहुत सारे जो डेटा है आप 32 तक जा सकते हो। तो मैक्सिमम आप जो यहाँ पे लिखोगे दैट इज 32 तक ही लिख पाओगे। आप चाहो तो आप घर पे ट्राई कर लेना। आप चाहते हो क्या मैं आपके साथ करूं? तो चलो आ जाओ, देख लेते हैं यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस है। ओके, तो देखो चलो, ये रहा यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 23 24 25, okay, then 26 27 28 29 30 31 32। आ जाओ देखते हैं ना। ये 16 हो गया। ओके ना, 10001, ओके 18 हो गया 10010, 19 हो गया 10011, 20 हो गया 10100, 21 हो गया 10101, 22 हो गया 10110, 23 हो गया 10111, 24 हो गया 11000, वो 25 हो गया 11001, ओके 26 हो गया दैट इज 11010, 1111011, ओके देन 11100, 11101, 11110, ओके देन 11111। तो 32 नहीं आएगा, 31, एंड देन 31 प्लस 0 इज इक्वल टू 32। तो दिस 111 हम 32 तक पहुंचे, एक बिट्स बढ़ाया हम 32 तक पहुंचे। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो मैंने बताया कि अगर आपका 5 बिट्स का सिस्टम है तो आप 32 लिख सकते हो, बट आप समझो दोस्तों मेरा जो सिस्टम है आज की डेट में वो कितना है, 2⁻64 है। कितना है? 2⁻64। और अगर आप देखो यहाँ पे 2⁻64 करके तो 2⁻64, ओके तो यहां पे मैं बोलता हूं दैट इज इक्वल टू पावर फॉर्मूला दिया मैंने, एंड 2,64 और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा। ये देखो कितना आ गया दोस्तों, Ctrl+1। आप जाके इसको सेल फॉर्मेट कर देता हूं मैं। ओके नंबर ले लेता हूं, कितना आया दोस्तों, ये इतने नंबर्स आप बना सकते हो। मतलब अगर आप 5 बिट्स यूज कर रहे थे तो आप कितना डेटा लिख सकते थे अपने डेटाबेस में दोस्तों, दैट इज ओनली 32 नंबर्स आप लिख सकते थे, राइट। बट अब जब आप 2⁻64 लिख रहे हो तो आप कितने नंबर लिख सकते हो दोस्तों, 184467440937096000000 टाइम्स आप 1 लिख सकते हो। जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोला तो अगर आप 2⁵5 आप अगर 32 बोलते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो दोस्तों, 5 टाइम्स, ध्यान से समझना, आप कितना लिख सकते हो दोस्तों, 5 टाइम्स 1 लिख सकते हो। 2⁵5 बिट्स है तो 11111 आप लिख सकते हो 5 टाइम्स। तो ये जो बोल रहा है 2⁻64 है तो आप जो है कितने टाइम तक नंबर लिख सकते हो, 64 टाइम्स तक, 1111111 अप टू 64 टाइम्स तक आप लिख सकते हो। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है? यस। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा डेटाबेस आपके सिस्टम ने आपको प्रोवाइड किया। अगर मैं आपको अपना सिस्टम दिखाऊं, ओके यस, अगर आप यहां पे देखो और यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, दैट इज कंट्रोल पैनल, ओके इरा इरा, ये देखो
64 बिट्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये सिस्टम टाइप में आप देखो 64 बिट्स मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2⁵ नहीं है, 2⁶64, मतलब इतने टाइम्स आप 1111 नंबर जो है वो यूज कर सकते। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो मैंने आपको यहां पे क्या बताया? यहां पे सिर्फ मैंने आपको बताया है बिट्स एंड बाइट्स। क्या बताया यहां पे? बिट्स एंड बाइट्स बताया हुआ है। ये रहा। तो ये जो है आपका 1 एंड 0 ये बिट्स हैं, और इस 1 0 को मिला के आप जितनी बार चाहो तो क्या लिख सकते हो दोस्तों? बाइट्स लिख सकते हो। आया बात समझ में? ये तो अगर मुझे, ध्यान से समझना, मुझे क्या लिखना है? अब्बा लिखना है। क्या लिखना है? अब्बा। अब्बा। ओके, तो अब्बा का मतलब क्या हो गया? मेरी बात समझ में आया क्या? अब्बा का मतलब हो गया दोस्तों, अगर आप अब्बा लिखते हो तो अब ये जो सिस्टम है इसको अपने डेटाबेस में कैसे दिखाएगा बताओ जरा? 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0, मतलब आप अब्बा लिखोगे और ये डेटाबेस में क्या लिखेगा दोस्तों? ये लिखेगा। और आप ये बताओ, ये बिट्स में लिखा है या बाइट्स में लिखा है? बाइट्स में लिखा है, क्योंकि बिट्स होता है तो इसका मतलब अलग निकलता है। अगर ये सब कुछ सिंगल बिट्स में होते तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाती? 1 + 1 + 1 + जितनी बार भी 1 है उसको आप सम कर लोगे तो टोटल वैल्यू आ जाए। बट ये बिट्स में नहीं, बाइट्स में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है दोस्तों? बाइट्स में लिखा हुआ है। ओके, यस। तो ये देखो बाइट्स में लिखा है, तो ये बाइट्स 4 बिट्स का है, ये 4 बिट्स का है, ये 4 बिट्स का है, ये 4 बिट्स का है। तो इसका मतलब ए हो गया, इसका मतलब बी हो गया, इसका मतलब बी है, इसका मतलब ए है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना टाइम मैंने इसको समझाने के लिए इसलिए लगा दिया कि अभी जब आप डेटाबेस की सिक्योरिटी पे जाओगे तो इन चीजों का वहां पे भी काम आने वाला है। तो ये अब आपके जो लॉजिक में अब आपको रखना है, समरी में, वो ये रखना है कि मैं जो है न्यूमेरिकल्स को, किसको बोला मैंने? न्यूमेरिकल्स को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं और अल्फाबेट को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं। मतलब आप श्याम, रहीम, राम कुछ भी लिखो, क्या वो बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल। तो ये अपने को समरी यहां से दिमाग में आ गई। ना अभी हम डेटाबेस तक नहीं पहुंचे बेटा। ना डेटाबेस पे पहुंचने के लिए अपने को 3 चीजें और समझनी पड़ेगी। ना व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड एंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइल। तो चलिए आइए देखते हैं फील्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब क्या होता है। ये डीबीएमएस बाद में समझते हैं, आगे अपन डेटाबेस समझ रहे हैं। ओके ना, अब आप देखो ना, ये यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है? डेटाबेस बनाया हुआ है। डेटाबेस का मतलब हो गया बहुत सारा डेटा जहां पे स्टोर होता है। सिंपल लैंग्वेज में डेटाबेस मतलब 2 शब्द से मिलकर बना हुआ, एक डेटा एंड एक बेस। बेस का मतलब होता है एरिया, प्लेस, और डेटा मतलब जहां पे वो डेटा स्टोर हो रहा है। तो डेटाबेस में 2 शब्द बन के आ रहे हैं। द बेस ऑफ डेटा, मतलब बेस का मतलब प्लेस, डेटा मीन्स व्हाट? एक्चुअल डेटा, एक्चुअल कंटेंट। ओके, तो दिस इज द प्लेस। तो डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज रिसाइडेड, वेयर द डेटा इज लोकेटेड इनटू द सिस्टम। ओके, एंड ये एरिया कहां पे अवेलेबल होता है? हार्ड डिस्क में अवेलेबल होता है, जहां पे वो पूरा डेटा स्टोर होता है ना। अब उस एरिया को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी। बिट्स की जरूरत पड़ी, बाइट की जरूरत पड़ी, फील्ड की जरूरत पड़ी, रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी, फाइल की जरूरत पड़ी। क्लियर? ओके ना, सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, देखो फील्ड क्या होता है ना। अब मैं यहां पे क्या बोलता हूं? डेटा बेस बनाना है, मुझे क्या करना है? डेटा बेस बनाना। तो अब आप ये बोलते सर डेटा बेस बनाना तो सॉफ्टवेयर बना सकता है। ओके, तो नाउ मैं अभी यहां पे आपको क्या बोला कि मैंने सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जो डेटा को प्रोसेस करता है। मैंने क्या बोला था? डेटा को प्रोसेस करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नो, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। आ रहा है बात समझ में? यस, डेटाबेस इज अ प्लेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। आ रहा है बात समझ में? तो प्रोग्राम होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है, बट डेटाबेस वो जगह है जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, चाहे वो अनप्रोसेस्ड डेटा हो या प्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा मतलब इनपुट हो गया, प्रोसेस्ड डेटा मतलब आउटपुट हो गया। चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, इस डेटाबेस में स्टोर होता है। यहां तक क्लियर हूं? यस। नाउ अब ये बोलते हैं सर मुझे अगर डेटाबेस बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? बिट्स चाहिए, बाइट चाहिए, फील्ड चाहिए ना। अब देखो यहां पे मैंने स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया। किसका डेटाबेस बनाया बेटा? स्टूडेंट का।
ओके ना, ध्यान से मेरी बात समझना। अब मैं स्टूडेंट का डेटाबेस बना, तो से सपोज मान लो मैं कौन हूँ, कॉलेज हूँ, मैं कौन हूँ, कॉलेज हूँ, इंस्टीट्यूट हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे बच्चा एडमिशन लेने आता है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में रखूंगा या नहीं रखूंगा? बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ सकती है। तो बोले सर क्या रिकॉर्ड रखोगे? मैंने कहा देखो यार, सबसे पहले तो मैं रखूंगा सीरियल नंबर। तो मुझे ये पता आएगा, ये वाला जो कॉलम है कॉलम, यस ये एक्सेल कॉलम है, तो ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मुझे सीरियल नंबर रखना जरूरी है, ठीक है। देन मैं दूसरा रखूंगा नाम, तो मुझे इससे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट, किस किस नाम के स्टूडेंट्स मेरे डेटाबेस में, मेरे कॉलेज में अवेलेबल है। बोले ठीक है, बट नाम सेम हो सकता है, बहुत लोगों का नाम लल्लू हो सकता है, ओके। तो इसने बोला लल्लू, अब बहुत लोगों का नाम हो सकता है, तो एक अपने को आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आईडी कभी भी सेम नहीं होगी। फिर मुझे इनका जेंडर पता करना है, सेक्स पता करना है, ये मेल है या फीमेल है। तो मैं यहाँ पे इसका सेक्स भी जानना चाहूंगा कि ये जो बंदा आया है ये मेल है या फीमेल। फिर मैं इसकी उम्र पता करना चाहूंगा, क्या पता करना चाहूंगा? उम्र। हाँ, तो उम्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसके साथ हम एज भी जानना चाहेंगे, ओके क्योंकि बहुत जगह पे देखो क्या हो जाता है कि एज से हम पता चल जाता है कि बंदा किस लेवल की। मैं अगर 8 साल का बंदा है, 5 साल, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, बट हाँ मैं डेफिनेटली बोलूंगा एज से मुझे एक नॉर्मल लेवल की जो मैच्योरिटी है वो पता चल जाती है, ओके। देन इसके बाद मैं इसका पैन कार्ड अगर होगा तो पैन कार्ड ले लूंगा। देन इसके बाद एड्रेस पता करूंगा, किस सिटी से, किस जगह से बिलोंग करता है। एंड देन मैं डेफिनेटली फीस, देट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फीस कलेक्ट करना है तो भाई मुझे पता करना पड़ेगा कि बंदे की फीस कितनी ड्यू है, कितनी पे की है, कितनी बैलेंस है अभी, ओके। तो इस तरीके से ये जो मैंने मेंटेन किया, ध्यान समझना, सेट ऑफ सीरियल नंबर, नेम, आईडी, सेक्स, एज, पैन, एड्रेस, फीस बिकम्स माय, ध्यान से समझना, डेटाबेस। ये डेटाबेस है, बट इस डेटाबेस में 2 तरीके के डेटा होते हैं, ध्यान से समझना। एक होता है मास्टर डेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्या होता है बेटा, मास्टर डेटा, और दूसरा होता है ट्रांजैक्शन डेटा। दूसरा क्या होता है, ट्रांजैक्शन डेटा। तो ये जो सीरियल नंबर है, नेम है, आईडी है, सेक्स है, एज है, एक बार आपने इसका कॉलम बना दिया, ध्यान से समझना, क्या आप हर स्टूडेंट के लिए बार बार कॉलम बनाओगे? नहीं। इस कॉलम के बेसिस पे क्या हजारों स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग हो सकती है? यस। तो दैट्स व्हाई दिस डेटा इज अ मास्टर डेटा। तो ये जो रेड में जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर। मास्टर डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस। नाउ अब इस मास्टर डेटा के बेसिस पे अब रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो पहले लल्लू आया, फिर चुन्नी आई एडमिशन के लिए, फिर मुन्नी आई एडमिशन के लिए, फिर जलेबी बाई एडमिशन के लिए आई, अनारकली भी एडमिशन के लिए आई, आलू जलेला भी एडमिशन के लिए आया, सर्किट भी एडमिशन के लिए आया, उस्मान भाई कांचा चिन्ना भी एडमिशन को आया, उमराव जान भी एडमिशन के लिए आए। तो इतने 10 स्टूडेंट्स आए एडमिशन के लिए। तो अब मैंने इन 10 स्टूडेंट्स का क्या बना दिया दोस्तों, डेटाबेस बना दिया। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या कहीं पे मैंने, ध्यान से समझना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है क्या? मतलब आया कुछ और हो और मिला कुछ और, ऐसा नहीं है, जो आया वही है। यस। अभी जैसे मैंने बोला 20 + 30 ये मेरा इनपुट था, जब मैं सम करूंगा तो 50 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस। बट ये जब 50 आता है तो ये जो प्रोसेसिंग कहलाती है, ये डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। क्लियर? यस। डेटा की मैंने प्रोसेस करके क्या बनाया, इनपुट से आउटपुट बनाया। तो जो सॉफ्टवेयर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, वेयर द आउटपुट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट, that processing is done by application software। बट यहां पे क्या हो रहा है, मैं जब 1 लिख रहा हूं तो यहां पे 1 ही दिख रहा है, लल्लू लिखा तो लल्लू ही दिख रहा है, आईडी में 546 लिखा तो 546 ही दिख रहा है, आउटपुट इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं इट इज जस्ट अ रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, नॉट processing of data? Yes, here we are just record the data as it is without doing any processing। तो यहां पे मैंने प्रोसेस किया था, तो 20 + 30 को जब मैंने प्रोसेस किया तो एक नया डेटा आया जो
यूजर ने नहीं दिया था, ये किसने दिया, सिस्टम ने दिया। बट इस केस में हर एक डेटा जो है वो कौन दे रहा है दोस्तों, सिस्टम दे रहा है। सिस्टम दे रहा है मतलब सॉरी यूजर ही दे रहा है, सिस्टम जस्ट उसे क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, दैट्स ऑल अबाउट। तो मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो डेटा को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सके। प्रोसेस की बात नहीं कर रहा मैं, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं, यस। तो अब ये बोलता है कैसा सॉफ्टवेयर तुमको चाहिए जो डेटाबेस को क्रिएट कर सके। तो मैंने बोला एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दो, एक्सेल दे दो। तो बताओ जरा फट से, क्या एक्सेल को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मानोगे या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मानोगे? डेटा को रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम मानोगे या डेटा को प्रोसेस करने वाला सिस्टम मानोगे? और अगर मैं बोलूं तो देख लो यहाँ पे 20, ओके, देन प्लस 20 30 ले लो एंड इज इक्वल टू एंटर मारूं। ये देखो, चलो दिखा देते, तुम कहोगे सर चीटिंग कर रहे हैं आप, खुद ही लिख रहे हैं 50। ये देखो मैं एंटर कर रहा हूं और देखना स्क्रीन पे क्या हो रहा है, ये एंटर किया अपने आप 50 मैंने नहीं दिया, मैंने तो क्या दिया बाबा, 20 एंड 30 दिया था। मैंने क्या दिया, 20 एंड 30 दिया, 50 तो अपने आप आ गया। तो क्या मैं एक्सेल को बोल सकता हूं क्या ये डेटा प्रोसेसिंग है? यस। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहां पे रिकॉर्ड भी कर सकता हूं? मैंने बोला सीरियल नंबर, ये देखो, फिर मैंने बोला नेम, ये देखो, फिर मैंने बोला एज, ये देखो, देन इसके बाद मैंने बोला जेंडर, ओके। बट अब यहां पे आप देखो, जब मैं जेंडर लिख रहा था इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई, इसकी स्पेलिंग में क्या आ गया, मिस्टेक आ गया, राइट। तो हो सकता है यहां पे प्रॉब्लम्स आ जाए। फिर मैंने दिया फीस, ओके, देन इसके बाद पेड, देन इसके बाद बोला बैलेंस, यस और नो, यस, बालो नहीं रहे, बैलेंस, ओके। तो ये मैंने इतनी चीज, अब मैं यहां पे बोलता हूं सीरियल नंबर आया 1, ओके, ए आया, एज 21 आया, जेंडर एम आया, फीस 10,000 टी, ओके, पेड हुआ से सपोज 6,000, ओके, बैलेंस। अब मैं यहां पे लिख भी सकता हूं, प्रोसेस भी करवा सकता हूं क्योंकि दोनों है ये। तो मैं अगर लिखना भी चाहूं तो भी लिख सकता हूं, कितना, 4,000। और अगर मैं इसको प्रोसेस कराना चाहूं तो मैं प्रोसेस भी करा सकता हूं, दिस माइनस दिस, एंटर कर दिया, 4,000 आ गया। ये देखो 4,000 आ रहा है, E8 माइनस F8, ये अगर आप देखो यहाँ पे ये दिखा, यस। तो E8 माइनस F8 ये इसका फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्या कर रहा है ये प्रोसेस। तो ये जो एक्सेल है, अच्छा अब यहाँ पे गलती हो सकती है क्या? यस, गलती हो सकती है। यहाँ पे मैं M लिख सकता हूँ, ये देखो मैं चेंज कर सकता हूँ, यस बिल्कुल। मतलब इस डेटाबेस, ये जो एक्सेल ने डेटाबेस बनाया है, कोई भी अनऑथराइज यूजर आके अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, इसमें कर सकता है क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ए को मैं ए लिख सकता हूं, बिल्कुल, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यहाँ पे कोई भी मैंने सिक्योरिटी नहीं दी हुई है, कोई भी अनऑथराइज यूजर आके इस डेटा को चेंज कर सकता है। तो दो एक्सेल कैन बी यूज्ड एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, but strictly I am telling you, if you use Excel to manage database, your data will be in risk. Any unauthorized user can change the data. तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम आता है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोला मैंने? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब चलो इसमें थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बताओ, ये स्टूडेंट आएगा, इसका अटेंडेंस भी बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, यस बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो अटेंडेंस हमने बनाया, स्पेलिंग गलत हो रही। अब मैं सपोज मान लो यहाँ पे बहुत सारे नाम है, ओके, ये पूरा नाम है, ओके, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ओके ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, अटेंडेंस देते वक्त, ओके, ये प्रेजेंट था, ये एब्सेंट था, तो ये गलती से देखो प्रेजेंट हो जाएगा, ओके, ये प्रेजेंट था, इसको हम गलती से एब्सेंट कर, ये हमारे हाथ में, राइट, ओके। इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसको मान लो हम भूल गए ना, यस, ये आ गया, और इसका गलती से अटेंडेंस नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसे एरर हो सकते हो। और जब आप सेव करना जाओगे तो आप सेव कर सकते हो, डेटा सेव भी हो जाएगा, यस। तो अभी मैं उसको कंट्रोल S करूंगा, और ये अगर मैं नाम देके प्रॉपर फाइल सेव करता हूं तो ये फाइल हमारी सेव भी हो जाएगी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। यहाँ पे मैं
ओके डॉक्यूमेंट, चलो ये देखो मैंने सेव कर दिया, फाइल सेव भी हो गई। आ रहा है बात समझ? तो अब यहाँ पे भले ही एरर था, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस फील्ड को भूल गया गलती से, XDCCD को प्रेजेंट करना या एब्सेंट करना भूल गया, बट फिर भी ये रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके के रिस्क ना हो इसलिए मैंने एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए मैं आइए आपको मैं दिखाता हूँ वो सॉफ्टवेयर ना। ये रहा सॉफ्टवेयर हमारे पास। ओके ना, ये सॉफ्टवेयर है, अगर आप देखो इसमें क्या बढ़िया तरीके से सिस्टम को मैनेज किया है ना। यहां पे मैं बोलता हूं सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, ओके अगर आपको ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे, सब डेटा रखा हुआ है। तो से सपोज मुझे अपनी फाइल अपडेट करनी है, ओके तो ना अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो एम्प्लॉय नेम है दिख रहा है क्या, ये जो एम्प्लॉय नेम दिख रहा है, दिस इज योर मास्टर डेटा। ओके अब अगर ये एम्प्लॉय नेम हो ही ना, ये एम्प्लॉय नेम मैं नहीं लिख सकता, ये जिसने सॉफ्टवेयर ये बनाया उसने वो लिख के दिया ना, वो बोलता है उसके हिसाब से आप जो है अब अपना नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल अगर क्लिक करता हूं, ओके यस, तो यहाँ पे मैं अपडेट प्रोफाइल अगर क्लिक करता हूं, यस तो ये मैंने सपोज मान लो मिस्टर यहाँ पे लिख दिया और ये यहाँ पे है, ओके ना यहाँ पे से सपोज मेल है यहाँ पे, ओके ओ पॉजिटिव में चेंज कर देता ए बी प्लस कर सकता, मतलब मैं कर सकता हूँ या बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये ओ पॉजिटिव ऑलरेडी ये डेटा सिस्टम में स्टोर है इसलिए उसको चेंज नहीं कर पा रहे, बट जो सपोज मान लो नहीं है तो मैं यहाँ पे इंदौर लिख देता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ यस। तो ये जो मैंने इंदौर लिखा, दिस इज माई ट्रांजेक्शन डेटा, दिस डेटा इज प्रोवाइडेड बाय यूजर। ये चैप्टर नंबर 2 पे दिया हुआ है दोस्तों, टाइप्स ऑफ डेटा में। जब मैं चैप्टर नंबर 2 पे आऊंगा तो मैं आपका रेफरेंस दे दूंगा, अगर आपके पास चैप्टर नंबर 2 है तो पहले ही पेज पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा में मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शन डेटा। तो मास्टर डेटा वो डेटा होता है जो सिस्टम को बनाया है वो प्रोवाइड करता है। तो दिस लोकल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, दीज आर द मास्टर डेटा प्रोवाइडेड बाय व्हाट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसको हम बोलते हैं डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बट जो ट्रांजैक्शन डेटा इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द यूजर। ओके आप ध्यान से समझना, इंदौर की जगह आप पूना लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुणे की जगह आप मुंबई लिख सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हो। आज मोबाइल नंबर मेरा 8446198685, कल को 12345 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपना ट्रांजैक्शन डेटा चेंज, बट क्या मैं मोबाइल नंबर जो ये डेटा यहां पे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? नहीं, इसको चेंज नहीं कर सकता। तो मास्टर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है विदाउट चेंजेस, ओके। बट ट्रांजैक्शन डेटा जो है वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मैं यहां इंदौर रखता हूं और इसको मैं अपडेट कर देता हूं। तो ये जो मेरी प्रोफाइल है, ये देखो यहाँ पे लिख गया रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये यहाँ पे जो आ गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंदौर आ गया, और इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इंदौर लिख के आ गया, राइट, यस। तो ये जो है मेरा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा। अब जब ये सारी चीजें फिट हो गई तो अब ये जो ट्रांजैक्शन डेटा गुरु गुप्ता वगैरह हर जगह आप यूज कर रहे हो, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यस ये मैंने लिख दिया। तो अब मैंने अपने डैडी का नाम भी सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने ये अपडेट कर दिया, ओके तो अगेन ये सेव हो गया। नाउ अब जहां जहां पे भी ये मैं एक बार सेव कर रहा हूं, तो अब मैं जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहूं, से सपोज मैं स्टूडेंट का जो है अटेंडेंस लेना चाहता हूं, तो ये अटेंडेंस पे आया और मैंने ये लिखा, अटेंडेंस एंट्री मारी। नाउ अगेन यहाँ पे आ रहा अटेंडेंस डेट, नाउ अगेन मास्टर डेटा। अब मैं ये जो 13 अप्रैल 14 अप्रैल ये सब क्या है दोस्तों, ये है ट्रांजैक्शन डेटा। टीचर्स नेम आ गया गुरु गुप्ता। सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कुछ भी सब्जेक्ट ले लेता हूं। से सपोज मैंने इंटरनेशनल फाइनेंस ले लिया, ओके। नाउ लेक्चर नंबर मेरा से सपोज था 1, मैंने ये ले लिया। यूनिट नंबर जो मॉड्यूल्स था वो सपोज मेरा 2 था, मैंने ले लिया, ओके। नाउ टॉपिक कवर्ड, अगेन टॉपिक लिखना, तो टॉपिक कवर्ड क्या हो गया, मास्टर डेटा। बट जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, से सपोज इंटरनेशनल फाइनेंस लिख रहा हूं, ओके। और जब मैं यहां पे व्यू स्टूडेंट्स करता हूं, तो ये देखो जो पूरा डेटा था मेरे पास एज इट इज आ गया। आया बात समझ में, यस। तो एज इट इज जो है वो डेटा मेरा आ गया यहां पे। क्लियर और नॉट क्लियर, यस।
तो इस तरीके का जो है दैट इज मैं डेटाबेस यूज कर सकता हूं। yes. तो इस तरीके से मैं डेटाबेस अपना क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कौन हूं, प्रोफेसर हूं, तो मेरे को जो इंस्टीट्यूट ने एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ है सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड एक्सेस। यहां पे देखो मास्टर डेटा आ रहा है, ट्रांजैक्शन जो मैं कर पा रहा हूं, राइट, स्टूडेंट से रिलेटेड अटेंडेंस में मैनेज कर पा रहा हूं, एकेडमिक। देखो ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन क्या एडमिशन में लिया आ रहा है? नहीं, एडमिशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एडमिशन मैं नहीं करता हूं, इसलिए वो मेरे लिए अलाउड नहीं है। तो ये वाला जो मॉड्यूल है एडमिशन वाला, वो मुझे अलाउड नहीं। मतलब दो आई एम अ वैलिड यूजर, दो आई एम ऑथराइज्ड यूजर टू दिस डेटाबेस, बट स्टिल द डेटा विच इज नॉट रेलेवेंट टू मी आई कैन नॉट एक्सेस दोस डेटा। मतलब उन्होंने मेरे को क्या दिया हुआ है, लेवल ऑफ एक्सेस राइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेवल ऑफ एक्सेस राइट। मतलब मैं सिर्फ उन्हीं डेटा को एक्सेस कर सकता हूं जिसका मुझे राइट दिया गया। तो मेरा राइट क्या था? एकेडमिक्स से रिलेटेड चीजों को मैनेज करना, तो स्टूडेंट से रिलेटेड चीजें मैंने मैनेज कर दी, बट फीस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, स्कॉलरशिप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। समझ में आया नहीं आया? यस। बट क्या इस सॉफ्टवेयर ने स्टूडेंट का पूरा डेटा, प्रोफेसर्स का पूरा डेटा, ओके, फीस से रिलेटेड पूरा डेटा, अकाउंट से रिलेटेड पूरा डेटा, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल से रिलेटेड पूरा डेटा क्या मैनेज किया हुआ है? यस, ये मैनेज किया हुआ है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? ये तो दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोला मैंने? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द सिस्टम विच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। तो ये इंटायर डेटा, जो यहां पे ये सारी चीजें आपको लीव अप्रूवल, टास्क मैनेजर, ऑब्जर्वेशन, रिमाइंड, ये जो आपको अल्फाबेट में दिख रहा है, बैक एंड में एक्चुअल में अगर आप समझो तो ये किसमें दिया हुआ है दोस्तों? बाइट्स में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? बाइट्स में दिया हुआ है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो अब ये जो मैं बोल रहा हूं, ये पूरा डेटाबेस ये कैसे बना दोस्तों? ध्यान से समझना ना। इस लल्लू में बिट्स भी था और बहुत सारे बिट्स मिलके क्या बनाए थे? बाइट्स बनाए। तो बाइट्स में ये पूरा डेटा स्टोर था। ओके, देन तो बिट्स हो गया, बाइट हो गया। नाउ बहुत सारे बाइट्स को मिला के, नाउ मेरी बात ध्यान से समझना, ये लल्लू था से सपोज मान लो, ओके, तो लल्लू क्या हो गया दोस्तों? ध्यान समझना, या 5 4 6 ले लेता हूं। तो 5 को लिखने के लिए क्या चाहिए था? 0 1 0 1। ओके, 4 को लिखने के लिए क्या चाहिए था? 0 1 1 0 0 1 1। ओके, एंड 6 को लिखने के लिए क्या चाहिए था दोस्तों? दैट इज 0 1 1 0। ना मेरी बात ध्यान समझ, ये 5 4 6 को लिखने के लिए मैंने बिट्स इस्तेमाल किया, ये बाइट्स इस्तेमाल किए, राइट? यस। तो मेरे को एक बात बताओ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, ये जो 5 4 6 लिखा गया है, ठीक है, ये बताओ बिट्स सेट ऑफ बिट्स है, सेट ऑफ बाइट्स है? सेट ऑफ बाइट्स है। ओके, एंड एक बाइट किसको मिला के बना हुआ है? सेट ऑफ बिट्स को मिला के बना। तो ये जो बिट्स है, बहुत सारे बिट्स मिला के क्या बना रहे? बाइट्स बना रहे। एंड बहुत सारे बाइट्स, बहुत सारे बिट्स मिला के बाइट बना रहे, एंड बहुत सारे बाइट मिला के एक कॉलम बना रहे। बराबर बोल रहा हूं कि यस, उसने 5 4 6 एक कॉलम बनाया। तो इस कॉलम को हम बोलते हैं दोस्तों फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी फील्ड मिलके क्या बना रही है दोस्तों? एक रिकॉर्ड बना रही है। क्या बना रही है? एक रिकॉर्ड बना रही है। आ रहा है बात समझ में? यस। अगर आप देखोगे यहां पे तो एक रिकॉर्ड बन गया। क्या रिकॉर्ड बना है? कि एक ये जो लल्लू स्टूडेंट है, तो ये लल्लू का स्टूडेंट का ये जो पूरा हॉरिजेंटली अपन गए, तो ये क्या बन गया? एक रिकॉर्ड बन गया। क्या बन गया? रिकॉर्ड। तो एक लल्लू जो सीरियल नंबर 1 है, नेम लल्लू है, आईडी 5 4 6 है, सेक्स मेल है, एज 21 है, पैन ये है, एड्रेस ये है, फीस इतनी है। मेरी बात सुन। तो इतनी सारी चीज मिला के मेरे को क्या बनी साहब? रिकॉर्ड बना। तो बिट्स को मिला के क्या बना? बाइट बना। बाइट को मिला के क्या बना? कॉलम, दैट इज फील्ड बना। फील्ड को मिला के क्या बना? रिकॉर्ड बना। और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड को मिला के क्या बनेगा दोस्तों? एक फाइल बनेगी। स्टूडेंट की एक फाइल बन गई। और ऐसी बहुत सारी फाइल्स दिख रहा है अगर आपको, ये रहा, सेटिंग की फाइल अलग है, एडमिशन की फाइल अलग है, स्कॉलर की फाइल अलग है, फीस की फाइल अलग है, अकाउंट्स की फाइल अलग है, एकेडमिक्स की फाइल बनेगी, पेरोल की फाइल अलग बनेगी, इन्वेंट्री की फाइल अलग बनेगी, लाइब्रेरी की फाइल अलग बनेगी। ऐसी बहुत सारी फाइल को मिला के ये पूरा क्या बन गया साहब? डेटा बेस बन गया। और इस डेटा बेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है दोस्तों? DBMS कहलाता है। वाह, व्हाट एन इंट्रोडक्शन मैन, ऑसम इंट्रोडक्शन, राइट? डेटाबेस एंड DBMS
का जो हमने यहाँ पे वृत्तांत आपको सुनाया है, आई होप कि ये वृत्तांत सुन के आपको बहुत मजा आया होगा। आया? यस। तो अब हम दो कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी अब थ्योरी देख लेते हैं। चलो आ जाओ, देखते हैं फटाफट से थ्योरी। यस, ओके, ये देखो थ्योरी देखते हैं यहाँ पे ना। ये क्या बोल रहा है दोस्तों? डेटाबेस। ना डेटाबेस इज अ, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? डेटाबेस। ओके, ये रहा डेटाबेस। बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं? फाइल ऑफ फाइल्स। डेटाबेस इज अ फाइल, बहुत सारी फाइल है और बहुत सारी, अभी अभी आपको दिखा बहुत सारी फाइल का एक फाइल क्या कह रहा था, ये वाली जो फाइल है ये क्या कहलाती है? डेटाबेस का। तो डेटाबेस इज अ फाइल ऑफ फाइल्स, तो वी कैन से डेटाबेस इज अ सुपर फाइल। बिल्कुल बोल सकता हूं, यस। तो डेटाबेस इज अ सुपर फाइल दैट कंसोलिडेट्स डेटा रिकॉर्ड। देखो देखो देखो, फाइल में क्या रखा हुआ है? रिकॉर्ड रखा हुआ है। फाइल में क्या रखा हुआ है? रिकॉर्ड रखा हुआ है हर एक फाइल में। जैसे मैंने अभी अटेंडेंस का दिखाया था, अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। देन मैंने अपनी फाइल अपडेट की थी तो वहां पे मेरे नेम की जो फाइल है वो पूरी रखी हुई है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज होंगी, उनकी भी अपनी फाइल रखी होगी, राइट? तो हर एक फाइल में अपना क्या रखा हुआ है? एक रिकॉर्ड रखा हुआ। और एक रिकॉर्ड में क्या बहुत सारे फील्ड थे बेटा? यस, एक रिकॉर्ड में बहुत सारे फील्ड थे, ये आपको मैंने दिखाया था। ये रहा, एक रिकॉर्ड में कितने फील्ड है? तो अगर मैं लल्लू की बात करूं तो उसमें सीरियल नंबर फील्ड है, नेम फील्ड है, आईडी फील्ड है, सेक्स फील्ड है, एज फील्ड है, पैन फील्ड है, एड्रेस फील्ड है, फीस फील्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड्स इज इक्वल टू 8 फील्ड को मिला के क्या बना है साहब? एक रिकॉर्ड बना है। 8 फील्ड्स को मिला के क्या बना है? एक रिकॉर्ड बना है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस, ओके। तो अब ये यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं। यस, तो डेटाबेस इज अ सुपर फाइल विच कंसोलिडेट्स डेटा रिकॉर्ड इन अ सेपरेट फाइल। अलग अलग फाइल में अलग अलग डेटा रखा हुआ है। ओके, नाउ अब ये बोलता है इस डेटाबेस में, देखना जरा ध्यान से देखना। नाउ अब ये जो डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, अब बताओ, जैसे मैंने अपडेट प्रोफाइल की और अपडेट प्रोफाइल में मेरे पास आ रहा है गुरु गुप्ता करके, राइट? तो एक बात बताओ, क्या गुरु गुप्ता नाम का कोई दूसरा प्रोफेसर भी हो सकता है? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। बट जरूरी थोड़ी ना है कि उसका भी नाम गुरु गुप्ता है, मेरा भी नाम गुरु गुप्ता है। तो ठीक है, नाम सेम हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटीज ध्यान से समझना, एक फील्ड सेम हो। तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे क्या है? एक फील्ड है। फादर नेम इज अ डिफरेंट field, gender is another field, blood group is another field, mother name is another field, DOB is another field, ailment another field, local address another field, mobile number another field। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड। तो एक बात बताओ, अगर मेरा और किसी दूसरे प्रोफेसर का नाम सेम है तो क्या ये सारी फील्ड सेम हो जाएगी? नहीं, पापा का नाम तो डिफरेंट हो सकता है। चलो पापा का नाम भी मैं मान लेता हूँ सेम हो, तो मम्मी का नाम तो डिफरेंट हो सकता है। चलो मैंने मान लिया मम्मी का नाम भी सेम हो। एज दैट इज से सपोज एड्रेस चेंज हो सकता है, ईमेल आईडी चेंज होगा, या एटलीस्ट एक आईडी होगी दोस्तों जो चेंज होगी। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि डेटाबेस के अंदर फील्ड सेम हो सकती है। से सपोज 9th नंबर का जो स्टूडेंट आया था वो चुन्नी था, वो क्या था? चुन्नी था। बट उसकी आईडी तो कम से कम दोस्तों 1014, ये तो चेंज। चलो ये भी सेम हो गया, चुन्नी जो फीमेल थी, ओके 19 ईयर्स की थी। पैन तो चेंज होगा, यस, पैन सेम नहीं होगा। ओके, गोलकोंडा से ये भी थी, सपोज गोलकोंडा हैदराबाद में है ना? यस, और यहाँ पे भी 10,000। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट डेटा सबका सेम है, सिर्फ 2 डेटा चेंज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, कभी भी अगर आपने प्रॉपर तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया, एक्सेल में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कई बार एक नाम को पूरे नाम सेव हो सकते हैं। बट जो DBMS है वो कभी भी सारे फील्ड को सेम नहीं रखेगा। अगर सेम होती है तो बोलेगा साहब डुप्लीकेट एंट्री है। ये क्या बोलेगा? वो डुप्लीकेट एंट्री है। मतलब एक फील्ड तो कम से कम क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। यहां तक क्लियर हूं? यस। नाउ मैं आपको यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये शब्द कई बार आएगा आगे, तो अभी आप देख लो इसको। नाउ अगर मैं यहाँ पे सपोज टैली यूज करता हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ? टैली। ना ये देखो आप, ठीक है ना, इस टैली में आप देखो क्या हुआ। नाउ टैली में सपोज मान लो
यहाँ बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मैं देख रहा हूँ कितने तरीके के डेटा अवेलेबल है। सन्डी डेटर्स यहाँ पे भी दिख रहा है, कैश इन एंड बैंक अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रिपल बी को इसने करंट लाइबिलिटीज में लिया हुआ है, ये दिख रहा है क्या, एक ट्रिपल बी अकाउंट है, ओके। ये ट्रिपल बी अकाउंट है, ये मैं पूछना चाहता हूँ ये है क्या, ट्रिपल बी क्या है ना। अब मैं जाके ट्रिपल बी अकाउंट फिर से क्रिएट करता हूँ, ट्रिपल बी अकाउंट क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ और देखता हूँ क्या ट्रिपल बी अकाउंट ये क्रिएट अगर कर दिया तो मैं मान लूंगा कि भाई साहब डेटाबेस में आप डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हो। बट अगर ये नहीं करता है तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई टैली भी क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और ये डेटाबेस को मैनेज भी कर, क्योंकि इसके अंदर डेटा है, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये लेजर में गया और ये क्रिएट करता हूँ ट्रिपल बी अकाउंट, ओके। एंड ये देखो क्या आ गया यहाँ पे, जैसे मैंने ट्रिपल बी डाला क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिख के डुप्लीकेट एंट्री। मतलब समझ में आ गया होगा ये जो सॉफ्टवेयर है ये कभी भी सेम एंट्री दोबारा नहीं करता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो अगर आप ये काम एक्सेल में कर सकते हैं, एक्सेल में आप कितनी बार भी ट्रिपल बी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू मैनेज इट इज ऑलवेज बेटर फॉर मैनेजिंग डेटाबेस always having what database management system rather than having a simple software. clear? तो डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस को रिकॉर्ड करना, डेटाबेस में डुप्लीकेट एंट्री ना हो, डेटाबेस को कोई भी अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना कर सके, इसके लिए हम एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बनाते हैं जहां पे हमारा जो डेटा है वो बहुत ही सुरक्षित रहता है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन सच अ वे सो दैट इट रिड्यूसेस व्हाट डेटा रिडंडेंसी। तो आप वहां पे आप चले जाना दोस्तों, टर्मिनोलॉजी पे जो मैंने बोला था डेटा रिडंडेंसी वहां पे लिखना। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है यहाँ पे एंड नहीं और आएगा, डेटा रिडंडेंसी मतलब होता है डेटा डुप्लीकेशन। तो सेम डुप्लीकेशन, सेम डेटा दोबारा एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो डुप्लीकेशन लिख लेना वहां पे। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डेटा डुप्लीकेशन, राइट। तीसरा पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये जो डेटाबेस है एक बार में नहीं बना, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट, दैट इज बिट्स, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस, ओके। इट मस्ट हैव व्हाट कॉमन डेटा सोर्स। तो टैली का अगर मैं एग्जांपल लूं, ओके, तो हर बार मुझे एक बार जो मैंने टैली में जाके अकाउंट क्रिएट कर दिया परचेज अकाउंट, तो आपको बार बार एंट्री करने के लिए परचेज अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, परचेज अकाउंट बार बार क्रिएट कर लेगा। सेम मैंने प्रोफेसर वाले डेटाबेस में आपको देखिए एक बार मैंने गुरु गुप्ता की प्रोफाइल बना दी, तो जहां जहां पे मुझे अटेंडेंस लेने के लिए फैकल्टी नेम आ रहा था तो वहां पे मुझे गुरु गुप्ता लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो गुरु गुप्ता अपने आप आ रहा था। अगर आप यहाँ पे देखो, ये मैंने अगर गुरु गुप्ता यहाँ पे सेव कर दिया और एकेडमिक्स में जाके मैं स्टूडेंट की रजिस्टर करना चाहता हूँ, एंट्री लेना चाहता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे गुरु गुप्ता अपने आप लिख के आ रहा है दोस्तों, मैं नहीं लिख रहा। लिख रहा क्या? नहीं लिख रहा। तो मतलब इसने क्या, बाकी सारी चीजें मेरे को सेलेक्ट करनी पड़े, बट गुरु गुप्ता मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर दिया है और मेरी प्रोफाइल अपडेट है। जहां जहां पे गुरु गुप्ता की जरूरत होगी सिस्टम वो डेटा को अपने आप यूज कर लेगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। तो कॉमन डेटा सोर्स है। नाउ यह डेटाबेस बनाता जरूर यूजर है, बट इसे कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी का नाम क्या है दोस्तों? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर द सिस्टम विच इज यूज्ड टू मैनेज द एंटायर डेटाबेस, राइट। और ये डेटाबेस क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड होना चाहिए, सो दैट इट इज अलाउड टू बी एक्सेस्ड ओनली बाय ऑथराइज्ड यूजर। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, लॉग इन कर रहा हूं, आ रहा है बात समझ में? तो अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा, ध्यान से देखना ये साइन आउट है, तो अब साइन आउट करने के बाद मुझसे क्या पूछ रहा है? वो आईडी पूछ रहा है। अगर आप वैलिड यूजर हो तो आपके पास वैलिड आईडी पासवर्ड होगा, अदरवाइज आप इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब इसने क्या किया है? प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी दी हुई है। तो डेटाबेस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो डेटाबेस इज अ सुपर फाइल विच कंसोलिडेट्स डेटा रिकॉर्ड इन अ सेपरेट फाइल। इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे सो दैट द डेटा रिडंडेंसी विल बी reduced. It must be divided into number of subsets, that is bits, byte, field, record, file and database. It must have a common data source. It must be controlled by separate authority called DBMS. It is always secured and allowed only to authorized users to access the database. क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। डेटा मॉडल आपको हिरार्की देखो मैंने बता दिया है दोस्तों, ये बात में ही हमने ये सारी चीजें आपको कवर अप कर दी है। ओके ना, ये रहा यहाँ पे, यस। ये बिट्स हमने बता दिया आपको, ओके, बिट्स बता दिया, बाइट बता दिया, कैरेक्टर आपको बता दिया, जैसे मैंने बोला था 542, ओके, या मैंने बोल दिया चुन्नी,
तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ यस बाइट्स को मिला के एक कैरेक्टर बनता है, बहुत सारे कैरेक्टर को मिला के एक फील्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे फील्ड को मिला के क्या बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बताते वक्त कैरेक्टर मैंने यूज नहीं किया था, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कलेक्शन ऑफ बिट्स विद बाइट्स विल फॉर्म व्हाट, फील्ड एज वेल। तो डायरेक्टली आप फील्ड भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ फील्ड विल फॉर्म व्हाट, रिकॉर्ड। नंबर ऑफ रिकॉर्ड विल फॉर्म व्हाट, फाइल। नंबर ऑफ फाइल फॉर्म व्हाट, डेटाबेस। तो बिल्कुल यहां तक आप क्लियर हो दोस्तों? यस। तो ये आपका डायग्राम जो है वो क्लियर हो गया। पहले लेवल पे बिट्स, देन सेकेंड लेवल पे बाइट, देन आ गया कैरेक्टर। आप यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा तो भी चलता है। ओके, बट फील्ड लिखना जरूरी है, रिकॉर्ड लिखना जरूरी है, एंड देन फाइल लिखना जरूरी है। एंड फाइल लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा, पूरा डेटा बेस बन जाएगा। क्लियर? यस, पक्की बात है। यस। नाउ अब ये क्या बोलता है दोस्तों, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। ना ध्यान से समझना, डेटाबेस क्या बोला था, डेटाबेस में इट इज अ सुपर फाइल। वो फाइल की बात कर रहा था, एरिया की बात कर रहा था जहां पे डेटा स्टोर है। ये किसकी बात कर रहा है, प्रोग्राम की बात कर रहा है। ओके, बट ये प्रोग्राम किसके लिए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। ध्यान, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था, जो हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग अलग करता है। ओके, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। बट ये सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, विच इज डिजाइन टू कंट्रोल, कम ऑन, data retrieval, data processing, data storage, data organization, record relationship, file organization, file processing, data creation, data manipulation, data deletion. राइट? यस। तो अब इसको समझते कि ये क्या कैसे काम करता है ना। मेरी बात ध्यान से समझना ना, इसी डायग्राम के थ्रू अपन समझ लेते हैं इसको। ओके, ना यहां पे ये मैंने क्या बताया था, ये यूजर है। ओके, और ये क्या है दोस्तों, डेटा बेस है। ठीक है ना। अब चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये रहा, ये रहा ना। अब यहां पे आप मेरी बात ध्यान से आना ना, ये यूजर है और ये यूजर जो है, ठीक है, ये बोलती है, एक कमांड देती है, सपोज डिलीट कमांड। ठीक है, डिलीट कमांड दिया इसने। अब ये डिलीट कमांड किस में था दोस्तों, इंग्लिश में था। तो ये डिलीट कमांड पहले कीबोर्ड में इसने टाइप किया, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से होते हुए कहां पे गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। और जैसे ये यहां पे आया, ध्यान समझना, ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, डिलीट। ध्यान से समझना, डी का मतलब मैंने बताया था 10 से, सपोज मान लो 1010। ओके, डी का हो जाएगा 1100 से, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। देन ई का मतलब हो जाएगा 1101 हो जाएगा, सपोज एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। एल का मतलब से सपोज 1100 हो जाएगा या 1101। सही है गलत है डजंट मैटर, जस्ट यहाँ पे अपन बता रहे हैं कि ऐसी चीजें हो सकती है। 1101 अगेन हो गया, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये क्या हो गया, बिट्स हो गया। बट अगर आप इसको इंडिविजुअली आप रीड करोगे तो इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि जितने भी 1 थे मैंने उसको काउंट कर लिया, तो टोटल 16 टाइम्स 1 था, 16 वैल्यू आ गई। बट इसकी अगर आप बिट्स बनाओगे, क्या बनाओगे, बिट्स, 4 बिट्स का एक बाइट आप बनाओगे, तो इसका मतलब क्या आप अलग हो जाएगा। यस, तो बिट्स किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, बाइट में कन्वर्ट हो गया। ओके, बहुत सारे अब बाइट मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फील्ड, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल, ये एक साथ, एंड देन क्या बन जाएगा हमारा डेटाबेस। नाउ अब यहां पे इसके आगे जो ये आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 कंपोनेंट इज फिजिकल स्कीमा। डीबीएमएस का पहला कंपोनेंट होता है फिजिकल स्कीमा, दूसरा कंपोनेंट होता है लॉजिकल स्कीमा, एंड तीसरा कंपोनेंट होता है एक्सटर्नल स्कीमा। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा भी नहीं, बट स्कीमा का मतलब मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि ये शब्द यूज होने वाले हैं। ओके, स्कीमा का मतलब होता है वो सारी चीजें जो आप स्क्रीन में देखते हो, आप वो जो सारी चीजें जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्कीमा। मतलब इमेजेस हो गया, लाइन हो गया, स्पेस हो गया, कलर हो गया, ओके, टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, मतलब जो कुछ भी आप देखते हो, व्हाटएवर यू सी ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज व्हाट, स्कीमा।
तो उसमें से कुछ स्कीमा फिजिकली आपको दिखती हैं, जैसे कैरेक्टर हो गया, तो कैरेक्टर को आप क्या कह सकते हो, फिजिकली आप उसको चेंज कर पा रहे हो। लॉजिकल मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, रिलेशन। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ABC एक स्टूडेंट है, उसकी सैलरी कितनी है दोस्तों, 10,000 रुपए। आ रहा है बात समझ। तो ये जो ABC एंड 10,000 है, ये है फिजिकल स्कीमा। क्योंकि जब तक ये डेटा नहीं आएगा, ध्यान से समझना, ये डेटा जब तक नहीं आएगा ये कनेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। आ रहा है बात समझ। तो रिलेशनशिप तो आप तब दोगे जब क्या होगा, दो डेटा होंगे। मैंने आपको वहां पे गुरु गुप्ता बताया था, तो एक जगह मैंने गुरु गुप्ता लिखा, पर फिर मैं जब अटेंडेंस लेने के लिए जा रहा था तो वहां पे भी गुरु गुप्ता, तो लिख मैं यहाँ पे रहा हूं बट दिख वहां पे रहा। मतलब वो वाला जो मास्टर डेटा और ये वाला जो मास्टर डेटा, दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। याद आया क्या मैंने दिखाया था, यस। तो लॉजिकल स्कीमा का मतलब हो गया रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप आप कब बना पाओगे, जब ये दो तरीके के डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट हो। तो फर्स्ट फिजिकल स्कीमा बनाना पड़ेगा, देन आपको लॉजिकल स्कीमा बनाना पड़ेगा, गेट इट। एंड देन जब आप लॉजिकल स्कीमा बना दोगे, ओके, तो जैसे मैंने बोला सेल को मैंने डेट से लिंक कर दिया। चाहिए होता है मुझे कि भाई मुझे डेट वाइज सेल चाहिए, तो जब मैंने हर एक डेट को लिंक कर दिया, तो क्या मैं डेट वाइज सेल देख सकता हूं, यस मैं डेट वाइज सेल देख सकता हूं, बिल्कुल। तो क्या मैं मंथ वाइज सेल भी देख सकता हूं, यस मैं अब मंथ वाइज, क्योंकि अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको यहां पे अगर मैं टैली में दिखाऊंगा, मैं किस में दिखा रहा हूं, अगर टैली में दिखा रहा हूं, तो आप अगर टैली में देखो, अगर आप यहाँ पे, हाँ अगर आप टैली में देखो तो मंथ वाइज सेल अलग आता है, क्वार्टर सेल अलग आता है, एनुअल सेल अलग आता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा का मतलब होता है दिस स्कीमा प्रोवाइड्स द वे टू व्यू द सेम डेटा इन अ डिफरेंट स्टाइल पैटर्न। तो इसी सेल को अब मैं डेट वाइज भी देख सकता हूं, मंथ वाइज भी देख सकता हूं, क्वार्टरली भी देख सकता हूं, हाफ ईयरली भी देख सकता हूं, एनुअली भी देख सकता हूं। मतलब एक ही डेटा को मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख सकता हूं, और ये दिखाने का काम किसका है दोस्तों, एक्सटर्नल स्कीम। तो DBMS जो है वो अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, क्या प्रोवाइड करके, फिजिकल स्कीमा प्रोवाइड करके, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना के, सो दैट यूजर कैन व्यू द सेम डेटा इन अ डिफरेंट स्टाइल पैटर्न। आगे बात समझ में, यस। मैं एग्जांपल आपको यहां पे टैली में भी दिखा सकता हूं इसको, ओके। ये देखो आप टैली में, अगर मैं यहां पे आता हूं, यस ये टैली डेटाबेस इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है ना। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं दोस्तों, तो ये आप देखो, करंट लाइबिलिटीज में जाता हूं मैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे जाता हूं, दिख रहा है क्या, यस। अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये अप्रैल वाइज हो गया, मई, तो ये मंथ वाइज डेटा था। अब मंथ वाइज ये यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, डेट वाइज डेटा, राइट। अब ये डेट वाइज अगर आप देख रहे हो, अब ये डिटेल में देख रहे हो, तो एक ही डेटा को आप जर्नल एंट्रीज भी देख रहे हैं, लेजर फॉर्म में भी देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस फॉर्म में भी देख रहे हैं, एंड देन इसके बाद आप इसको जो है बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो। तो डेटा एक ही है बट आप उसे देख डिफरेंट व्यू में रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल स्कीमा। और ये डेटाबेस ने क्या कर दिया, फिजिकल स्कीमा भी प्रोवाइड कर दिया, लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। कैसे लिंक प्रोवाइड कर दिया कि मैं जर्नल एंट्रीज उधर करता हूं और इसका इंपैक्ट इधर दिखता है दोस्तों। तो सब कुछ क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, एंड एज अ रिजल्ट आप एक डेटा को जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट में भी देख पा रहे हैं, लेजर फॉर्मेट में भी देख पा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट में भी देख पा रहे हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट फॉर्म में भी देख पा रहा हूं। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं, यस। तो जो मैं यहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहा था, ओके, यस, तो इसने क्या बोला, ये अपना जो डेटा था डिलीट डेटा इसने करके यहां पे आ गया। सबसे पहले तो इसने इसको किस में कन्वर्ट किया, बिट्स में। तो इसने डेटा रिट्रीव किया, क्या किया, डेटा रिट्रीव किया। देन बिट्स को किस में कन्वर्ट किया दोस्तों, बाइट में कन्वर्ट किया। तो डेफिनेटली इसने क्या किया, डेटा प्रोसेस किया, राइट। जो पहले सिंगल बिट्स में था अब उसको बाइट में कन्वर्ट कर दिया। देन फील्ड क्या कर रहा है, फील्ड में कन्वर्ट कर रहा है, बिट्स को फील्ड में, अगेन प्रोसेसिंग हो गया, ओके। देन इसके बाद रिकॉर्ड का रिलेशनशिप, क्या बोला मैंने, रिकॉर्ड रिलेशनशिप। अब रिकॉर्ड रिलेशनशिप कैसे आ गया, जैसे मैंने बोला, ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने नेम लिखा, फैकल्टी नेम, ओके।
अब नेम में क्या हो सकता है, देखो देखो नेम एक मिस्टर भी हो सकता है, मिसेस भी हो सकता है, ओके, लेट भी हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इस रिकॉर्ड को कितने रिकॉर्ड से मैच कर दिया, 3 रिकॉर्ड। मतलब नेम में मिस्टर भी आ सकता है या मिसेस भी आ सकता है या लेट आ सकता है या नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो मतलब ये जो डेटा है, तो नेम के अंदर मिस्टर भी आएगा, मिसेस भी आएगा, लेट भी आएगा। क्यों? बिकॉज इस रिकॉर्ड को मैंने इन 3 रिकॉर्ड से मैच किया। मतलब रिकॉर्ड का रिलेशनशिप क्या था दोस्तों, कि इस एक का रिकॉर्ड मेनी रिकॉर्ड के साथ था, राइट मतलब नेम में बहुत सारे लोग आ सकते थे। चलो एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। से सपोज मान लो ये आपका सप्लायर है, ध्यान से समझना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका कस्टमर है। तो 3 डेटा हो गए हमारे पास। तो सप्लायर का डेफिनेटली नेम, एज, राइट, जेंडर, ये सब डिटेल, फोन नंबर, ये चाहिए होगा। यस, ये आ गया आपका दोस्तों क्या, एट्रीब्यूट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन का होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन आईडी, नेम, नेचर वगैरह, सेम कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर वगैरह। ओके नाउ अब ये जो है ये कार पे डील कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, से सपोज मान लो कार है, अब ये कार सप्लायर से मंगवाता है और ये इसको क्या करता है, सेल करता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन को, वो कौन सा रिलेशन है दोस्तों, बाय। और ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर से कौन सा रिलेशन है, सेल। सप्लायर का कस्टमर से कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट। हम इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, तो मेरे को बताओ क्या ये ऑर्गेनाइजेशन से सपोज जीजी लिमिटेड एक कार एक सप्लायर से खरीद सकता है। तो एक कार का रिलेशन और एक सप्लायर का रिलेशन, राइट, ये 2 डेटा हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन मेरा ये आता है, रिकॉर्ड रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं, राइट, कि रिकॉर्ड रिलेशनशिप में बताओ क्या मैं एक कार एक सप्लायर से मंगा सकता हूं। यस, मैं एक कार एक सप्लायर से मंगा, क्या एक कार मैं कई सप्लायर से मंगा सकता हूं, 2 और मोर, या m मोर देन 1, बोलो जरा फट से। नहीं, एक कार आप एक सप्लायर से ही मंगा सकते हो। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक कार आएगी तो सप्लायर भी कौन होएगा दोस्तों, एक सप्लायर होएगा। बट क्या मैं मल्टीपल कार एक सप्लायर से मंगा सकता हूं? यस, एक सप्लायर से मैंने टाटा इंडिगो भी मंगा ली, राइट, टाटा इंडिका भी मंगा लिया, ओके, टाटा सुमो भी मंगा लिया, ओके, एंड टाटा का ट्रक, बस वगैरह जो चलती थी वो भी मंगा लिया। तो मैं एक सप्लायर से बहुत तरीके की कार मंगा सकता हूं। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे जो रिलेशनशिप बन रहा है, मेरी बात ध्यान समझना, मतलब जब मैं अपना डेटाबेस ओपन करूंगा, मैं देखूंगा कि मैंने कौन सी कार किस किस सप्लायर से परचेज की है, तो क्या मैं एक एक अलग अलग करके देखूंगा? नहीं, मैं क्या बोलूंगा, कार सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, तो यहां पे पूरे सप्लायर की लिस्ट 1 2 3 4 जितने भी होंगे आ जाएगा। तो इस तरीके का स्क्रीन कब आ रहा है, जब मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशनशिप बना रहा हूं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कार का रिलेशनशिप है वो मैंने सप्लायर के साथ बनाया, किस फॉर्म में, कि एक कार मल्टीपल सप्लायर दे सकता है। तो इधर पे m और इधर पे 1 को समझ में आया कि मल्टीपल सप्लायर कैन, नहीं सॉरी, वन सप्लायर कैन प्रोवाइड व्हाट, मल्टीपल कार। One supplier can provide what, multiple. So one supplier can provide one car, yes. One supplier can provide multiple car, yes. Whether one car can be supplied by multiple supplier, no. तो ये नहीं हो सकता है। तो इधर से इधर 1 to m आ सकता है, बट इधर से इधर m to 1 नहीं आ सकता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? बिल्कुल, ओके। तो ये हम क्यों बताते हैं, क्योंकि हम जब वो सर्च करके देखें तो वहां पे अभी जो मैंने आपको स्टूडेंट का अटेंडेंस दिखाया था, तो जैसे मैंने व्यू स्टूडेंट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम वहां पे आ गया था। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी प्रोवाइड व्हाट, रिकॉर्ड रिलेशनशिप। मतलब मैंने जैसे व्यू स्टूडेंट एंड जो स्क्रीन थी उसको मैंने रिलेशन दिया हुआ है 1 to many, आ रहा है बात? तो गुरु गुप्ता टू स्टूडेंट आ रहा है, एक गुरु गुप्ता एक स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, यस। क्या एक गुरु गुप्ता कई सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है? यस, पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 to many रिलेशन। जब मैंने स्टूडेंट प्रोफेसर टू स्टूडेंट की बात की तो ये जो रिलेशनशिप बना दैट इज 1 to many रिलेशनशिप बन गया। एंड एज अ रिजल्ट आप वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो नाम है वो आप वहां पे देख पा रहे हो। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस।
अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लायर। अब बताओ यहाँ पे क्या एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कार एक कस्टमर को बेच सकता है? यस। तो वन कार वन कस्टमर हो सकता है। क्या एक कार कई सारे कस्टमर को बेच सकता है? नहीं, एक कार कई सारे कस्टमर को नहीं। किसी एक कार तो बाबा किसी एक को ही बेचेगा ना, सबको थोड़ी ना बेच सकता है। यस। बट क्या मेनी कार कई सारे एक कस्टमर को बेच सकता है? यस, मेनी कार कई सारे कस्टमर को बेच। तो यहाँ पे मेनी हो जाएगा, यहाँ पे मेनी हो जाएगा और यहाँ पे वन रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर रिलेशन है वो क्या है साहब? मेनी टू वन है। और ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लायर जो रिलेशन है वो भी क्या है साहब? मेनी टू वन है। यहाँ तक क्लियर? यस। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन कि मैंने एक कार कितने सारे सप्लायर से मंगाई। ऐसा मैं पूछूंगा क्या कि ये सप्लायर बता मैंने तेरे से कितनी कार मंगाई? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तू पर्टिकुलर सप्लायर बता मैंने तेरे से कितनी कार मंगाई। क्या मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं ये पर्टिकुलर कार मैंने कितने सप्लायर से मंगाई है? नहीं, ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि ये कार किस कस्टमर ने खरीदी है, किस कस्टमर को बेची गई है? ये से मैं पूछ सकता हूं। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर ने कितनी कार खरीदी है? यस, ये मैं पूछ सकता हूं। क्या मैं ये पूछ सकता हूं ये कार मैंने कितने कस्टमर को बेची है? नहीं, ये पर्टिकुलर कार, हाँ पर्टिकुलर ब्रांड की कार आप कितने को भी बेच सकते हो, बट पर्टिकुलर कार आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर को ही बेच सकते हो। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिकॉर्ड रिलेशनशिप। एंड देन आता है दोस्तों फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग क्या होता है? यहां पे ध्यान से देना, डेटा प्रोसेसिंग एंड फाइल प्रोसेसिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? डेटा प्रोसेसिंग एंड फाइल प्रोसेसिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, ओके, ये किधर गया? ये रहा। नो, अब ये देखो डेटा प्रोसेसिंग और ये फाइल। तो से सपोज मान लो ये फाइल है, ओके ना। इस फाइल के अंदर से सपोज मान लो एक्सेल फाइल थी, ओके। एक्सेल फाइल को मैंने 20 लिखा एंड दूसरा सेल था, यहाँ पे भी 20 लिखा और यहाँ पे सम किया मैंने, ओके, दिस प्लस दिस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 40। तो बताओ जब मैंने ये किया तो ये क्या था? डेटा प्रोसेसिंग था, राइट? डेटा प्रोसेसिंग क्लियर हो गया? यस। अब ये बोलते हैं फाइल प्रोसेसिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय फाइल? तो ये जो मैंने अभी किया, ध्यान से समझना, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों? पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? पीडीएफ में। तो नाउ अब जो फाइल पहले एक्सेल की थी अब वो किसकी बन गई बेटा? पीडीएफ की। तो नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? फाइल प्रोसेस। इस बार फाइल की प्रोसेस हुई है, डेटा एज इट इज है, डेटा अभी भी 20 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या? यहाँ पे 40 ही दिख रहा है, बट उसका जो फॉर्मेट है वो डेफिनेटली चेंज हो गया। फाइल प्रोसेसिंग। अच्छा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे बोला से सपोज ये जो सम किया, जैसे स्टूडेंट का नेम आया, अब स्टूडेंट का नेम था, मैंने यहाँ पे लिखा होता ये अजय है, ये सपोज सुरेश है, ओके, ये ब्रिजेश है। तो अगर मैंने इसको सॉर्टिंग कर दी, क्या कर दिया? सॉर्टिंग। तो अजय जो था पहले आएगा, दूसरे नंबर पे अब ब्रिजेश आ जाएगा क्योंकि मैंने सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो ब्रिजेश अब यहाँ पे आ जाएगा और सुरेश यहाँ पे आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पे अब क्या आ जाएगा? सुरेश। तो ये जो मैंने किया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया मैंने? डेटा को ऑर्गेनाइज किया, डेटा को सॉर्ट कर दिया, ओके। एंड फाइल प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? मैं डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा दोस्तों? फाइल को प्रोसेस का, फाइल को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये देखो यहाँ पे फाइल की ऑर्गेनाइजेशन मैंने की हुई है और यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, ये फाइल है। चैप्टर नंबर 1 पीपीटी, चैप्टर नंबर 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर, और ये मैं अगर ऐसे करता हूँ तो 5 4 3 2 1। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फाइल प्रोसेस। इसके अंदर डेटा की सॉर्टिंग नहीं हो रही है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ? फाइल की सॉर्टिंग कर रहा हूँ। क्या मैं यहां तक क्लियर? यस। तो ये सारा काम जो है ये कौन कर रहा है दोस्तों? DBMS कर रहा है। कौन कर रहा है? DBMS कर रहा है। तो क्या क्या काम हो गया? डेटा रिट्रीवल का काम हो गया, डेटा प्रोसेसिंग का काम हो गया, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का काम हो गया, ओके, रिकॉर्ड रिलेशनशिप का काम हो गया, ओके। फाइल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो फाइल की प्रोसेसिंग भी हो गई, अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, एंड फाइल का ऑर्गेनाइजेशन यहीं पे हो गया। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल प्रोसेसिंग दोनों यहाँ पे हो गए। तो ये सारी चीजें जो कर रहा है ये कौन कर रहा है दोस्तों? DBMS कर रहा है। तो आ जाइए यहाँ पे DBMS देख लेते हैं हम, ओके। सो ये देखिए DBMS में क्या लिखा हुआ है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है? डिजाइन टू कंट्रोल डेटा रिट्रीवल, ओके, डेटा प्रोसेसिंग बताया, डेटा स्टोरेज, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉर्ड रिलेशनशिप, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल प्रोसेसिंग, फिर डेटा का क्रिएशन,
डेटा का चेंज करना, डेटा को डिलीट करना, एवरीथिंग इज डन बाय DBMS। तो याद करो, डेटा रिट्रीवल, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा के बाद फील्ड आया, फील्ड का कुछ नहीं था, देन रिकॉर्ड रिलेशनशिप, देन फाइल आया तो फाइल प्रोसेसिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, देन डेटा का क्रिएशन, डेटा का अल्टरेशन, डेटा का डिलीशन। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, DBMS। डेटाबेस को क्या बोला गया था, सिक्योर्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, DBMS। तो इट अलाउज एक्सेस टू डेटाबेस ओनली टू ऑथराइज यूजर। डेटाबेस में क्या बोला था, इट इज अवेलेबल ओनली टू ऑथराइज यूजर, और DBMS क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी सो दैट डेटाबेस इज अवेलेबल ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर, राइट। तो दिस इज द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस, कंट्रोल डेटाबेस, ऑल्टर डेटाबेस, डिलीट डेटाबेस। ये देखो, आप टैली में ये भी दिखा देता हूं मैं। ये अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैं अकाउंट्स अगर क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, तो डेटा को मैं लेजर क्रिएट भी कर सकता हूँ, ऑल्टर भी कर सकता हूँ, और इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट। तो दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज DBMS। तो आपको डेटाबेस बताया, DBMS बता दिया। जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट थे हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट सेशन पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डेटाबेस एंड DBMS से रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।